हाजरा बीबी का सर सजदे में था और वो हौले हौले लरज रही थी। सवेरे ने उनकी कमर पर हाथ रखा तो उन्होंने आहिस्ता से सर उठाया। उनका चेहरा आंसुओं से तर था। खैरियत तो है बीबी जान, आप इस तरह से क्यों रो रही हैं? सवेरा उनके करीब ही बैठकर मैं पल्लू से उनका चेहरा साफ करने लगी। मुझे बताएं, क्या परेशानी है? जवाब में जो कुछ हाजरा बीबी ने बताया वो उसका दिल दुखा गया था। वाह खाला जानी, आपकी चॉइस तो ज़बरदस्त है। क्या लशपश है ये ग्रीन सूट, और ये मैरून वाला तो बहुत ही कमाल है। मेरे लिए भी मैरून ले आती ना। बल्कि ऐसा करें, ये मुझे ही दे दे। शर्मीन के लिए आने वाले एक एक सूट पर नरमीन की लाल टपक रही थी। नहीं भाई, ये मैरून तो ख़ास फ़हीम की पसंद है शर्मीन के लिए। तुम्हारे लिए मैं ये पिंक वाला सूट लाई हूँ ना बेटा। साजदा खाला ने पिंक सूट उसकी गोद में रखा। ये भी अच्छा है, पर पिंक कलर मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। नरमीन ने तवाना और करहन पिंक सूट ले ही लिया। बहुत नाशुक्री हो नरमीन, इतने खूबसूरत सूट पर भी नाक भौं चढ़ा रही हो। गुल बीबी को नरमीन की हरकत पर गुस्सा आ गया। ना भाई ना, मेरी बेटी को कोई कुछ ना कहे। अगली बार आऊँगी तो अपनी गुड़िया के लिए मैरून सूट ले आऊँगी। साजदा खाला ने प्यार से अपनी चहीती भांजे की तरफ देखा। ओह खाला जानी, यू आर सो क्यूट। नरमी ने झट खाला को बाहों में भरकर गाल चूम लिया। वैसे आंटी, इस बार आप कुछ ज़्यादा जल्दी शर्मीन की ईदी नहीं ले आई? अभी तो रमज़ान शुरू होने में भी 5-6 रोज़ बाकी हैं। सवेरा ने ज्वेलरी देखते हुए साजदा खाला से पूछा। अरे बेटा, एक तो रमज़ान में शॉपिंग करना आसान नहीं है, दूसरे रोज़ा रखकर पिंडी से मांझिया तक आना बहुत ही मुश्किल लगता है। इसलिए इस बार मैं पहले आ गई। अब ईद वाले दिन ईद मिलने ही आऊँगी और शादी की तारीख तय करने। उन्होंने अपने करीब ही कालीन पर बैठी शर्मीन के सर पर हाथ फेरा तो उसने शर्माकर सर झुका लिया। सौ बिस्मिल्लाह, जम जम आए, आपका अपना ही घर है, और फिर अल्लाह जितनी जल्दी बेटियों के फर्ज से सबुकदोश करवा दे उतना ही अच्छा है। हाजरा बीबी ने सर पर दुपट्टा जमाए हुए खुशी का इजहार किया। नरमीन के बारे में आप लोगों ने क्या सोचा है? दोनों बहनों की रुखसती एक साथ ही करेंगे ना? साजदा खला की बात सुनकर शर्मीन ने शरारत से नरमीन के पाँव पर चुटकी भरी। उई! नरमीन ने गुस्से से शर्मीन को देखते हुए पाँव मसला और दिल में लड्डू फूटने लगे। इंशाल्लाह जैसा सोचा था वैसा ही करेंगे। बल्कि अब तो मेरे सामने मेरा राहिल भी, उसके लिए भी मुझे कुछ सोचना है। हाजरा बीबी का लहजा पुरतफक्र था। अच्छा, मेरा तो ख्याल था कि वो 10 सालों में बाहर ही शादी कर चुका होगा। साजदा खाला को हाजरा बीबी की बात सुनकर हैरत हुई थी। की थी, पर निभी नहीं। और बच्चे? एक बेटी है 5 साल की, वहाँ माँ के पास ही है। ओह अच्छा, साजदा खाला को सुनकर अफसोस हुआ था। मकाफात अमल है, जो अपनों का घर ना बसाए उसका घर भी नहीं बसता। गुल बीबी का लहजा जहर खन था। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? कोई ऐसी बात करता है क्या? सवेरे की आवाज़ में शर्मिंदगी और खफगी दोनों शामिल थी। बीबी जान, फरदीन और फहीम आ जाए तो मैं खाना लगवा देती हूँ। आगा जान और अमीर मामू भी आ चुके हैं। ये कहती सवेरा वहाँ से उठकर चली गई। शर्मीन, नरमीन, बेटा तुम भी ये सब समेटो और किचन में जाकर सवेरा का हाथ बटाओ। हाजरा बीबी माहौल की तलखी कम करने के लिए गोया हुई। दोनों ने इस बात में सर हिलाया और चीज़ें समेटना शुरू हो गई। जहाँ राहिल की शादी और बच्ची दोनों के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ थी, वहीं गुल बीबी और सवेरा के मतजाद रवैये हैरत अंगेज थे। हॉल कमरे में कदम रखते ही उन्हें मामूल से ज़्यादा गहमा गहमी का एहसास हुआ। सब घर वालों के दरमियान 2 नई सूरतें दिखाई दे रही थीं। वह दरवाजे से थोड़ा आगे आकर रुक गए। अरे राहिल लाला, आए ना, रुक क्यों गए? सबसे पहले फरदीन की निगाह पड़ी थी उन पर। वो सलाम करते सबके बीच आ गए। राहिल, कैसे हो बेटा? माशाल्लाह 10 सालों में तो पहले से ज़्यादा सोबर और प्यारे हो गए हो। साजदा खाला ने राहिल के सर पर हाथ फेरा। वो साजदा खाला को पहचान गए थे। उसी वक्त उनके करीब खड़े लड़के ने मुसाफे के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। और इनसे मिलिए, ये हैं साजदा खाला के फर्जंद अर्जुमंद जनाब फ़हीम भाई साहब, और जल्द ही हमारे मुस्तकबिल में होने वाले बहनोई साहब। फरदीन ने बेतकल्लुफ़ी से मुस्कुराते हुए
فہیم کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے۔ بہنوئی والی بات پر راحیل نے لشکر فردین کو دیکھا۔ ارے لالا، یہ شرمین کے منگیتر ہیں۔ فہیم کے ہاتھ پر راحیل کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی، ساتھ ہی اس کے تاثرات میں تناؤ اور سنجیدگی بھی بڑھ گئی۔ اوہ پلیز ہیو سیٹ۔ فہیم کو بیٹھنے کا اشارہ کر کے وہ ساجدہ خالہ کی طرف مڑ گئے اور خیریت دریافت کرنے لگے۔ فہیم کو ان کا رویہ کچھ مبہم سا لگا۔ راحیل بے خیالی میں شرمین کے ساتھ ہی صفے پر بیٹھ گئے۔ کسی کے لیے یہ کوئی اہم بات نہیں تھی، دونوں ایک ہی گھر کے دو فرد تھے، مگر فہیم کی نگاہ میں کوئی کانٹا سا چبھا تھا۔ اس پر مزید راحیل نے شرمین کو چائے کے لیے کہا تو وہ جھٹ اس کے لیے چائے تیار کرنے لگی۔ یہ مناظر فہیم کے لیے ناگوار تھے۔ رات کا کھانا پرتکلف ماحول میں کھایا گیا۔ فہیم اسی وقت واپس جانا چاہ رہا تھا، پر موسم خراب ہونے کی وجہ سے آغا صدر الدین نے زور دے کر اسے رات میں سفر کرنے سے منع کر دیا۔ وہ دوسری منزل کی بالکنی میں گرل پر کوہنیاں ٹکائے کھڑے تھے۔ گہری کالی رات میں ان کی نگاہیں پہاڑی گھروں کی ٹمٹماتی روشنیوں پر تھیں۔ آہٹ پر انہوں نے گھوم کر دیکھا، سویرا دونوں ہاتھوں میں بھاپ اڑاتی کافی کے کپ لیے کھڑی تھی۔ تھینک یو۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے ایک کپ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ اتنی رات تک جاگ رہی ہو، سوئیں کیوں نہیں؟ آپ بھی تو جاگ رہے ہیں۔ میں تو جاگتا ہی رہتا ہوں، بہت کم نیند کی دیوی مہربان ہوتی ہے مجھ پر۔ گرم گرم کافی کا گھونٹ بھرتے وہ پھر وادی کی طرف گھوم گئے۔ کیوں چھوڑ دیا آپ نے اسے؟ انہوں نے چونک کر سویرا کو دیکھا، پھر واپس اپنی پوزیشن میں آ گئے۔ وہ بھی 2 قدم آگے بڑھ کر ان کے ساتھ آ کھڑی ہوئی، چہرہ ان کی طرف موڑ کر ان کے تاثرات جانچ رہی تھی۔ میں نے اسے نہیں، اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ سور کا گوشت کھانے والوں میں وفا نہیں ہوتی۔ سویرا کی نظریں اپنے کپ پر جھک گئیں۔ چھوڑو جانے دو، تم یہ بتاؤ، تم اپنی لائف میں خوش ہو؟ اس نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ سچ؟ شاید ان کی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر ان کی آنکھوں میں دیکھا اور مسکرا دیا۔ بالکل سچ۔ گڈ۔ وہ بھی مسکرا دیا۔ مجھے خوشی ہے کہ میرا یہاں سے جانا رائے گاہ نہیں گیا، پر راحیل میں شرمندگی محسوس کرتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں آپ کے اور آپ سے متعلق سب گھر والوں کے دکھ کی ذمہ دار میں ہوں۔ اس نے اپنی بے چین نظریں راحیل کے چہرے پر جما دی۔ پاگل، انہوں نے سویرا کے سر پر ہلکی سی چپت لگا دی۔ ایسے نہیں سوچتے۔ جس انسان کی زندگی میں جو دکھ ہے وہ اسے ہر حال میں مل کر ہی رہتا ہے۔ یہ دکھوں اور سکھوں کے سلسلے ہمیں ابد سے ملتے ہیں اور لحد تک ساتھ جاتے ہیں۔ میں یہاں رہتا تو ہم دونوں ہی دکھی رہتے۔ اچھا ہے، اب ہم میں سے کوئی ایک خوش بھی تو ہے۔ ان کی بات پر وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، پر پیچھے سے بھرنے والی چاپ پر وہ دونوں خاموشی سے گھوم گئے۔ تو آپ ہی شہر جاگ گیا ہے؟ ٹھیک ہے، میں آتی ہوں۔ سویرا تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سوتے سے جاگنے پر شہر کا باجا بند کروانا عذاب کام تھا۔ شرمین بھی اس کے ساتھ مڑی۔ سنو، پر راحیل کے باعث پر اسے رکنا پڑا۔ یہ کپ لیتی جاؤ۔ خود کو ان کی نظروں کے حصار میں محسوس کر کے اس کے قدم من بھر کے ہو جاتے تھے۔ اس نے جلدی سے کپ لیا اور تقریباً بھاگتی ہوئی کچن کی طرف آ گئی۔ سویرا شہیر کے ساتھ بیڈ پر لیٹی اسے تھپک کر تقریباً سلا چکی تھی۔ تبھی شرمین شہیر کے دوسری طرف آ کر لیٹ گئی۔ سویرا نے اسے مسکرا کر دیکھا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ آپ ہی ایک بات پوچھوں آپ سے؟ پوچھو۔ سویرا کے ہاتھ مسلسل شہیر کو تھپک رہے تھے۔ راحیل لالا نے آپ کے ساتھ شادی سے کیوں انکار کیا تھا؟ سویرا نے شرمین کو دیکھا، پھر ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ انکار اس نے نہیں، میں نے کیا تھا۔ واٹ؟ شرمین جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، پھر اس خیال سے کہ کہیں شہیر جاگ نہ جائے واپس آہستہ سے لیٹ گئی۔ لیکن ہم سب تو یہی جانتے ہیں کہ آغا جان کے سامنے راحیل لالا نے شادی سے انکار کیا تھا، جس کی سزا کے طور پر آغا جان نے انہیں حویلی چھوڑ دینے کا حکم دیا تھا۔ ہاں، کوئی بھی نہیں جانتا سوائے ہم دونوں کے، یا شاید امیر ماموں کے، کیونکہ صرف انہوں نے ہی راحیل کی حمایت کی تھی۔ کیا آپ کے انکار کی وجہ شہریار بھائی تھے؟ شرمین خاصی سمجھدار تھی۔ ہاں، شہریار مجھے پسند کرتے تھے،
मैं जब भी ताया जान की तरफ जाती तो वो कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर कहते जिससे मुझे उनकी चाहत का पता चल जाता था। मगर जब मुझे मालूम हुआ कि आगा जान ने मेरे और राहिल के रिश्ते की बात अम्मी से की है, तब मुझे कुछ और समझ ही नहीं आई सिवाय इसके कि मैं राहिल से बात करूं, क्योंकि अम्मी तो अलफ से ये तक किसी और को राहिल पर तरजीह देने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए मैंने राहिल से साफ साफ कह दिया कि मैं शहरयार के सिवा किसी के साथ शादी करके खुश नहीं रह सकती। उन्होंने मेरी खुशी को ख़ानदान की खुशियों पर तरजीह दी। सारी बुराई अपने सर लेकर नाकर्दा गुनाह की सज़ा 10 साल काटी। ये कहते कहते सवेरा की आंखों में आंसू आ गए। शर्मीन का दिल भी राहिल के लिए दुख से भर गया, वरना वो भी सभी की तरह इस मामले में राहिल को गलत समझती थी। 10 साल उसने बीबी जान को राहिल की याद में आंसू बहाते देखा था। उसे बहुत गुस्सा आता था उस बेटे पर जो अपनी माँ को जुदाई की आग में जलने के लिए छोड़ गया था। गुल बीबी राहिल लाला को गलत समझती है। आपने उन्हें क्यों नहीं बताया कि वो गलत नहीं थे? अम्मी तो क्या, मैं सबको बता देती, पर राहिल ने मुझे सख्ती से मना कर दिया था कि हालात चाहे कुछ भी हों, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। शर्मीन, हमारे माशरे में लड़कियों के इजहार मोहब्बत सख्त नापसंद किया जाता है। लड़की के मुंह से निकली हुई कोई एक बात भी खानदान के लिए गाली बन जाती है और खुद उसके लिए तमाम उम्र के ताने। मोहब्बत करने वालों की अकल पर तो पर्दे होते हैं, वो ये सारी बातें नहीं समझते। लेकिन राहिल मुझसे ज़्यादा समझदार था। यहाँ रहता तो आगा जान के फैसले के सामने उसे पसपा होना ही पड़ता, क्योंकि हवेली के रीत रिवाज खूबसूरत मगर सख्त गिर भी हैं। तो उसने बेहतर यही जाना कि यहाँ से चला ही जाए। सवेरा की आंखें नींद से बोझल होने लगी थीं, इसलिए शर्मीन मजीद कोई बात किए बिना वापस अपने कमरे में चली गई। रात गए तक वो सवेरा और राहिल के बारे में सोचती रही, और ऐसा पहली बार हुआ था कि फहीम की हवेली में मौजूदगी के बावजूद उसकी सोचों का महवर कुछ और था। शमसा बुआ, आपने मेरा गोल्डन फ्रेम वाला चश्मा देखा है कहीं? वो सूट बूट में बाहर जाने के लिए तैयार था, पर उनका गोल्डन फ्रेम वाला नज़र का चश्मा नहीं मिल रहा था। अरे बेटा, मैं तो हर जगह की सफाई अपनी निगरानी में करवा चुकी हूँ, मगर मुझे तो कहीं नहीं दिखा। कहीं घर से बाहर तो नहीं लेकर गए थे? घर से बाहर? उन्होंने दिमाग पर जोर डालना शुरू किया। हाँ, सुबह बाग में अखबार पढ़ा था, तब तो मेरे पास ही था। शायद बाग में ही भूल आया हूँ। उन्हें याद आया तो वो तेज़ी से बाग की तरफ आए, मगर उन्हें रुकना पड़ा। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा था। घुमरो शाम रंग घुमरो, आए हो किस बगिया से। दीवार के साथ बनी क्यारियों में लगे पौधों को शर्मीन मोटे पाइप से पानी दे रही थी और साथ ही साथ लहरा लहरा कर गुनगुना रही थी। सुर्ख लिबास में वो इस वक्त एक हसीन सुर्ख गुलाब ही लग रही थी। वो कुछ देर बेखुद से उसे देखे गए, फिर बिना चाप के आहिस्ता से उसके पीछे आए। इरादा था कि चश्मे के बारे में उससे पूछ लेंगे। सुनो, तुमने मेरा चश्मा तो नहीं देखा? वो जो अपने ध्यान में मस्त गा रही थी, अचानक उनकी आवाज़ सुनकर घबरा कर पलटी तो पाइप से निकलने वाली मोटी धार नक्सक से तैयार राहिल के सर से पैर तक भिगो गई। ओह! पानी! पाइप शर्मीन के हाथ से छूट गया और उसने बुरी तरह अपना मुंह दोनों हाथों से दबा लिया। उधर राहिल को अपना भीगना 440 वॉट के शॉक की तरह लगा। वो हमेशा से अपनी तैयारी के लिए बहुत मुहतात रहते थे, इसलिए उन्होंने शदीद हैरत से पहले अपना हुलिया फिर शर्मीन को देखा। राहिल की गज़बनाक निगाहें देखते ही शर्मीन उनकी साइड से निकलकर भागी, पर उन्होंने झपट कर उसकी कलाई पकड़ ली। आई एम सॉरी, प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दें। कोई दूसरा होता तो राहिल उसे बेनुकत सुनाते, पर शर्मीन के चेहरे पर छाई खजालत और बेबसी देखकर उनका गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। वो कुछ लम्हे उसकी शर्मिंदगी से लाल होता चेहरा देखते रहे और वो अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश करती रही। अचानक राहिल ने उसकी कलाई छोड़ दी। शर्मीन ने हैरानगी से उन्हें देखा। वो उसे डांटते, गुस्सा करते तो शायद उसे हैरत नहीं होती, बगैर किसी रिएक्शन के छोड़ देना उसे अजीब लगा। उनकी गहरी निगाहों के ताप ना लाते हुए वो भागकर अंदर आ गई, और वो चाहते हुए भी अपनी निगाहों को उसके ताक़ुब में जाने से ना रोक सके, ये जाने बगैर कि किसी और की निगाहें भी ये सारा मंजर देख रही हैं।
کل شام چائے پر دونوں کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر فہیم کی آنکھوں میں کانٹا چبھا تھا، لیکن آج باغ کی طرف کھلنے والی کھڑکی سے دونوں کو اتنا قریب اور راحیل کے ہاتھ میں شرمین کی کلائی دیکھ کر اس کے دل میں خنجر اتر گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اپنی ماں کو ساتھ لیے راول پنڈی کی طرف روانہ ہو گیا۔ حویلی میں اس کا ایک ایک پل قیامت کی طرح بھاری ہو گیا تھا۔ شرمین کو پتہ چلا تو وہ تعصب اور دکھ میں جیسے ڈوب سی گئی۔ اس سے پہلے تو فہیم کبھی اس سے ملے بغیر نہیں گیا تھا۔